हेलो बच्चों, अपन लेके आए एक नया चैप्टर जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। आज अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र की संरचना। आपसे पूछा जाता है मानव नेत्र की संरचना के बारे में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो आपको अपन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको मानव नेत्र की संरचना उसकी पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो मानव नेत्र के बारे में सबसे पहले आपको बताना है, ये प्रकाश संवेदी अंग होता है हमारे शरीर में। प्रकाश संवेदी अंग है यानी जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है उसका नाम होता है नेत्र। नेत्र को अपन आई कहते हैं, ये प्रकाश संवेदी अंग होता है यानी प्रकाश के प्रति ये बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे ही लाइट आपकी आंखों के ऊपर गिरती है तेज तो ये आंखें बंद हो जाती है, लाइट धीमी होती है तो आपकी आंखें और ज्यादा खुल जाती हैं। इसका मतलब लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। फिर नेत्र एक जोड़ी होते हैं। नेत्र कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र एक जोड़ी होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर नेत्र होते हैं वो करोटी के अंदर क्या होते हैं? हड्डी के अंदर स्थित होते हैं। जो करोटी की अस्थि है उसके अंदर स्थित है जिसको कहते हैं नेत्र कोटर। नेत्र होते हैं वो कपाल अपन कह सकते हैं, करोटी की जो अस्थि है जिसका नाम नेत्र कोटर अस्थि है, उस नेत्र कोटर के अंदर ये क्या होता है? नेत्र स्थित होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं नेत्र के दो भाग है, नेत्र कोटर और नेत्र गोलक। नेत्र के दो भाग होते हैं, नेत्र कोटर और नेत्र गोलक। ये गेंद जैसी संरचना इसको कहते हैं नेत्र गोलक, और ये हड्डियों का ढांचा है इसको कहते हैं नेत्र कोटर। ये हड्डियों का ढांचा आपको दिख रहा है इसको तो कहते हैं नेत्र कोटर, और अंदर गेंद है इसको कहते हैं नेत्र गोलक। फिर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पलकें पाई जाती हैं। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो पलकें होती हैं, एक होती है ऊपरी पलक और एक होती है निचली पलक। दो पलकें पाई जाती हैं, एक होगी जिसको अपन कहेंगे ऊपरी पलक और दूसरी होगी जिसको कहेंगे निचली पलक। पलकों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको अपन कहते हैं बरोनिया, जिनको किस नाम से जाना जाता है? बरोनिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आपको बतानी है, जो पलकें हैं वो चलयमान होती है। क्या होती हैं? चलयमान होती हैं। पलकों पे छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको बरोनिया कहते हैं। पलकें झपकना ब्लिंकिंग कहलाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि पलकें झपकना क्या कहलाता है? ब्लिंकिंग के नाम से जाना जाता है। ये 24 घंटे के अंदर मनुष्य 30 मिनट अपनी पलकें झपकाने में खर्च करेगा। जो 24 घंटे का समय होगा उसमें 30 मिनट वो क्या करता है? पलकें झपकाने में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि पलकें होती हैं ऊपरी पलक और निचली पलक। इसके अलावा एक पलक और होती है जिसका नाम होता है निमेषक पटल। जिसका नाम क्या है? निमेषक पटल है। ये तीसरी पलक है। अब इस पे सवाल क्या बनता है? ये जो पलक है ये अवशेषी पलक मानी जाती है, यानी इसको कहते हैं अवशेषी। मनुष्य के अंदर ये क्या है? अवशेषी है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों के अंदर ये सक्रिय थी। जैसे दूर से जंतु है उनमें सक्रिय होती है, इनमें क्या होगा? ये जैसे आप देखोगे नेत्र के एक कोने पर ये निमेषक पटल होगी, और जैसे यहाँ कचरा आएगा तो ये इस तरह से इसके ऊपर पूरी फैलेगी और कचरे को हटा देगी। ठीक है, निमेषक पटल मनुष्य में अवशेषी होती है, नेत्र के एक कोने में पाई जाती है। लेकिन जैसे खरगोश है उसके अंदर ये क्या है? सक्रिय है। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, उनके अंदर ये क्या होती है? सक्रिय होती है। जैसे यहाँ कोई कचरा आता है तो निमेषक पटल एक पूरा चक्र निकालती है और सारे कचरे को हटा देती है। क्योंकि उनमें आंखें होती है, उसके ऊपर कचरा गिरता है तो हाथ से उनके पैरों से वो साफ नहीं करते हैं, निमेषक पटल से साफ करते हैं। इस निमेषक पटल को प्लीका सेमिल्यूनेरिस कहते हैं। इसको प्लीका सेमिल्यूनेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि निमेषक पटल है वो तीसरी पलक है, वो अवशेषी अंग मनुष्य के अंदर होती है क्या? तो आपको बताना हाँ। यह नेत्र में कौन सी संरचना है जो मनुष्य में अवशेषी अंग है? तो निमेषक पटल अवशेषी अंग होती है। जैसे कान में अपन में पढ़ा था कि कर्ण पल्लव पेश अवशेषी है, वैसे आंख में भी निमेषक पटल क्या होती है? अवशेषी होती है। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर उसके अंदर नेत्र के अंदर 3 जोड़ी आंसू ग्रंथियां होती हैं। नेत्र के अंदर कितने जोड़ी आंसू ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी अश्रु ग्रंथियां होती हैं।
अब इस अश्रु ग्रंथियों से क्या निकलता है, इस अश्रु ग्रंथियों से आंसू निकलते रहते हैं। ठीक है, आंसू होते हैं वो कि उनके अंदर कुछ लवण पाए जाते हैं जिनके कारण इनका स्वाद नमकीन होता है। आंसुओं में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम के कारण हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो दो सवाल पूछे जाते हैं कि आंसू ग्रंथियां होती है उनसे जो अश्रु निकलते हैं उनका स्वाद नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उनमें लवण पाए जाते हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अश्रु ग्रंथियों में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि आंखों को सुरक्षा देता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये आंसू निकलते रहते हैं, ये नेत्र के कोणों पर स्थित होती है, ये नेत्र के इस कोण और इस कोण पर स्थित होती है, तीन जोड़ी होती है, इनसे आंसू निकलते हैं, ये आंखों के ऊपर फैल जाते हैं और आंखों को क्या करते हैं, नमी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसको पोषण प्रदान करते हैं, तो नमी प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, कोई कचरा है तो उस कचरे को भी हटा देते हैं। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। कभी आप चलते हो, आपकी आंखों में एक काले रंग का कीड़ा या छोटा सा कोई कीट आके गिर गया, वो थोड़ी देर बाद मर जाता है और इस कोने में आ जाता है, तो आप कहते हो ये मरा कैसे, लाइसोजाइम एंजाइम है वो इसको नष्ट कर देता है। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग सवाल है कि जन्म के 4 महीने बाद आंसू ग्रंथि सक्रिय होती है। जन्म के 4 महीने बाद आंसू ग्रंथि सक्रिय होती है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि 4 महीने बाद सक्रिय होती है तो 2 महीने का बच्चा कितना ही रोएगा, उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। 3 महीने का बच्चा कितना ही रोएगा, उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि आंसू ग्रंथियां जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय होती है। छोटा बच्चा जब रोता है, आप सोचते हो इसके आंसू नहीं आ रहे हैं, तो आप बार बार सोचते हो जैसे थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। आप सोच रहे नाटक कर रहा है, लेकिन नाटक में बेचारे के अंदर आंसू ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती हैं, तो 4 महीने बाद जन्म के आंसू ग्रंथियां सक्रिय होती है, इसलिए उसमें आंसू आते हैं। ये अपने को थोड़े थोड़े क्या इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है। फिर ये नेत्र गोलक होता है, ये नेत्र कोटर से 6 पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। ये नेत्र गोलक नेत्र कोटर से 6 पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। 4 होती है अपन कहते हैं रेक्टस पेशिया और 2 होती है तिरछी पेशियां। 4 पेशियां होती है जिनको कहते हैं रेक्टस पेशिया और 2 पेशियां होती है जो तिरछी पेशियां होती है। ये नेत्र गोलक को घुमाने का काम करती है, आगे पीछे अंदर बाहर। अब कभी कभी कोई पेशी लंबी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, तो नेत्र गोलक की स्थिति बदल जाती है। इस बीमारी को कहते हैं भेंगापन। पूछा जाता है भेंगापन किसके कारण होता है, तो अपने को ध्यान रखना भेंगापन का कारण है कोई भी पेशी लंबी या छोटी हो जाती है। लंबी या छोटी हो जाएगी, नेत्र गोलक की स्थिति बदल जाएगी, अपन कहेंगे ये क्या हो गया, ये इसके नेत्र गोलक की स्थिति बदल गई और वो बाड़ा बाड़ा देखता है। आप सोचते हो मेरी तरफ देख रहा है लेकिन वो देखता कहीं और है, और आप सोचते हो उधर देख रहा है लेकिन वो देखता आपकी ओर होता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में भेंगापन रोग है। आजकल इसका इलाज आ गया है, ये जो पेशी होती है इसकी लंबाई है उसको वापस सही कर दिया जाता है और नेत्र गोलक को सही स्थान पर लाया जाता है। ठीक है, अब नेत्र गोलक के बाहर एक पतली अधिचर्म होती है। नेत्र गोलक के सबसे बाहर एक पतली अधिचर्म होती है जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा। ये सवाल पूछा जाता है कि कंजक्टाइवा एक पतली सबसे पतली अधिचर्म कहाँ पाई जाती है। सबसे पतली अधिचर्म पाई जाती है नेत्र गोलक के बाहर की ओर। नेत्र गोलक के बाहर की ओर सबसे पतली अधिचर्म पाई जाती है जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा। इसका काम है नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें छोटे छोटे सवाल आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मनुष्य में नेत्र है, उस नेत्र के अंदर अवशेषी संरचना का नाम बताओ, निवेशक पटल। दूसरा सवाल है कि आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, लाइसोजाइम। तीसरा सवाल है कि जन्म के कितने महीने बाद आंसू ग्रंथियां सक्रिय होती है, 4 महीने बाद आंसू ग्रंथियां सक्रिय होती है। अगला सवाल है कि भेंगापन बीमारी क्यों होती है, क्योंकि आपको बताना है कि कोई भी पेशी लंबी हो जाएगी, कोई पेशी छोटी हो जाएगी, तो ये नेत्र गोलक है इसकी स्थिति बदल जाएगी। फिर अगला सवाल ये है कि सबसे पतली अधिचर्म कहाँ पाई जाती है, इसका नाम क्या है, कंजक्टाइवा नाम है।
ये पाई जाती है नेत्र के चारों ओर। किसके ओर पाई जाती है? जो ये नेत्र गोलक है इसके बाहर की ओर पाई जाती है। अब इस नेत्र गोलक का 1/5 भाग बाहर होता है और 4/5 भाग नेत्र कोटर में होता है। जो आपको बाहर दिख रहा है वो पारदर्शी भाग है, 1/5 भाग है, और 4/5 भाग इसके अंदर स्थित होता है नेत्र कोटर के अंदर। नेत्र कोटर के अंदर 4/5 भाग है और नेत्र कोटर के बाहर 1/5 भाग है नेत्र गोलक का। अब अपन नेत्र गोलक है उसकी संरचना पढ़ेंगे। नेत्र गोलक की संरचना है वो आपको बताएंगे बच्चों। इसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल मिलेंगे, जैसे कुत्ते बिल्ली की आंखें अंधेरे में क्यों चमकती है, हमारी आंखें अंधेरे में नहीं चमकती है। दूसरा सवाल इसमें ये बनता है कि उल्लू रात को क्यों देख सकता है, दिन को क्यों नहीं देख सकता है। या मुर्गी होती है वो रात को क्यों सो जाती है, दिन को क्यों नहीं सोती है। तो ये अपन इस नेत्र गोलक की संरचना के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेत्र गोलक है, पहले आप बताओगे ये गेंद की समान संरचना है। किसके समान संरचना है? ये गेंद के समान संरचना है नेत्र गोलक, और ये नेत्र कोटर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेत्र कोटर में नेत्र पेशियों द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, अब नेत्र गोलक को जब देखा जाता है तो इसके 3 स्तर होते हैं बच्चों। सबसे पहले आप इसके 3 स्तर देखोगे। जो सबसे बाहर वाला स्तर है उसको कहा जाता है दृढ़ पटल। सबसे बाहर वाले स्तर को अपन कहते हैं दृढ़ पटल, जिसका नाम होता है स्क्लेरा, जिसको अपन स्क्लेरोइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली परत है जिसका नाम है दृढ़ पटल। अब उसके बाद इसके भीतर की तरफ एक और पटल होती है जिसका नाम होगा रक्तक पटल। तो नेत्र गोलक है उसके 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर दृढ़ पटल है, फिर उसके बाद रक्तक पटल है, और फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं जिसको कह रहे हैं दृष्टि पटल। तो ये 3 पटल के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 3 इसकी क्या होती है? स्तर होते हैं। दृष्टि पटल जिसको अपन कह रहे हैं रेटिना, जिसको किस नाम से जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। ये रक्तक पटल है, इसको कोरोइड स्तर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, अब अपन एक एक परत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने नेत्र का अनुप्रस्थ काटा तो आपको 3 स्तर दिखेंगे। दृढ़ पटल दिखाई देगा, फिर आपको रक्तक पटल दिखाई देगा, फिर अंदर की तरफ आपको दृष्टि पटल दिखाई देगा। अब ये जो दृढ़ पटल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि ये सबसे बाहरी स्तर होता है। सबसे पहली विशेषता, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। जैसे आपने देखा तो ये दृढ़ पटल सबसे बाहरी स्तर होता है। ठीक है, पहली विशेषता आप बताओगे ये सबसे बाहरी स्तर है। फिर आपको बताना है ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। ये लाइन याद रखनी है कि ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट विशेषता, आप कभी भी ऐसे किसी की आंखें देखोगे, आप आंखें देखोगे तो आपने आंखें देखी तो इस तरह से आपको ये तंतुमय संयोजी ऊतक दिखेगा सबसे बाहर। ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है दृढ़ पटल। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि ये नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है। सबसे पहला पॉइंट, ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है। दूसरे पॉइंट, ये नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट आपको बताना, ये नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है। ठीक है, यानी एक फिक्स आकार देता है और बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, और बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा का काम करता है। और इसके अलावा ये नेत्र पेशियों के जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है। ये नेत्र पेशियों के जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है। तो दृढ़ पटल के बारे में आपको बताना, ये सबसे बाहरी स्तर है, मोटा स्तर है, मजबूत स्तर है, तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है, नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब दृढ़ पटल का आगे वाला भाग पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के आगे वाला भाग क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसे अपन कहते हैं कॉर्निया। दृढ़ पटल का ये आगे वाला भाग है, ये पारदर्शी होता है, इसको कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, ये है कॉर्निया। तो कॉर्निया किसका भाग है? दृढ़ पटल का ही भाग है। दृढ़ पटल का नेत्र कोटर के बाहर वाला भाग, दृढ़ पटल के नेत्र कोटर का बाहर वाला भाग है, उसको कहा जाता है, ये पतला पारदर्शी स्तर है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। ये पतला होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, अब सवाल आता है
कि इस पतले पारदर्शी स्तर की विशेषता क्या होती है, ये एवेस्कुलर होता है, एवेस्कुलर होता है, ये एवेस्कुलर होता। अब सवाल आता है कि इसमें क्या विशेषता होती है। इस पे दो सवाल हैं, उनके उत्तर बनते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नेत्रदान के समय, नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आप कहते हो लेंस, कोई कहता है रेटिना, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसका उत्तर है सिर्फ कॉर्निया। नेत्रदान के समय केवल कॉर्निया भाग है उसका ही दान किया जाता है, बाकी किसी भाग का दान नहीं किया जाता है। आप सोचते हो कि पूरी की पूरी आंख उठा के उस व्यक्ति में लगाते हैं, नहीं, सिर्फ उसका कॉर्निया लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसमें ना तो रक्त वाहिनियां होती है और ना तंत्रिका तंतु होते हैं, ना तो रक्त वाहिनियां होती है और ना तंत्रिका तंतु होते हैं। एवेस्कुलर, एवेस्कुलर का मतलब है इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होगी, तो आराम से डॉक्टर यहां से कट करता है और दूसरे व्यक्ति में रोपण कर देता है। अगर रक्त वाहिनियां होगी तो उनको जोड़ने में, सर्जरी करने में समय लगता है और क्या होता है, वो सही ढंग से जुड़ती नहीं है। तो ना तो इसमें रक्त वाहिनियां हैं और ना ही तंत्रिका तंतु है, इसलिए नेत्रदान के समय केवल कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, नेत्रदान के समय कॉर्निया भाग का दान क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां और तंत्रिका तंतु नहीं होती है। फिर ये पोषण कहां से प्राप्त करता है? ये करता है आंसुओं से। जो आंसू होते हैं उसमें जल होता है और इसके अलावा लवण होते हैं, और ये डायरेक्ट हवा से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। ये नेत्र के बाहर, आपके सबसे बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसके अंदर ये कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया का काम है प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना। कहां पर? लेंस पर। ये जो लेंस है, इस लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणों का साकेंद्रण करना। अगर ये कॉर्निया अनियमित हो गया तो प्रकाश की किरणें लेंस पर एकत्रित नहीं होगी और प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप देखोगे, आप यहाँ खड़े हो, प्रकाश इधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, सब प्रकाश है उसको ले जाकर ये लेंस पर क्या करता है, फोकस करता है। इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को लेंस पर एकत्रित करना। बस अपने को दृढ़ पटल में इतना याद रखना है, दृढ़ पटल में सबसे पहले ये सबसे बाहरी स्तर है। बच्चों आप आराम से लिख लो, पेन कॉपी हो तो आपके पास, कि ये सबसे बाहरी स्तर है। दूसरी विशेषता ये तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ है। तीसरी विशेषता ये नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है। चौथी विशेषता ये बाह्य आगतों को से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये नेत्र पेशियां इससे आराम से जुड़ेगी। दृढ़ पटल का वह भाग, दृढ़ पटल का वह भाग जो नेत्र कोटर से बाहर स्थित होता है, दृढ़ पटल का वह भाग जो नेत्र कोटर से बाहर स्थित होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया है। इस कॉर्निया की विशेषता ये पतला होता है, पारदर्शी होता है, इसमें रक्त वाहिनियां और तंत्रिका तंतु नहीं होते हैं, इसलिए इसकी इजीली ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये एवेस्कुलर होता है, इस कारण ये पोषण है वो हवा से प्राप्त कर लेता है, जल से प्राप्त कर लेता है। इसका काम है प्रकाश की किरणों को लेंस पर एकत्रित करना। अपन नेत्र गोलक की संरचना पढ़ रहे हैं बच्चों, नेत्र गोलक है उसकी संरचना पढ़ रहे हैं। तो नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत है जिसको दृढ़ पटल कह रहे हैं। दृढ़ पटल के अंदर आपने देखा कि ये दृढ़ पटल है, ये सबसे बाहरी स्तर है, इसी का भाग है जिसको अपन ने कॉर्निया कहा है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं ये दृढ़ पटल सबसे बाहरी स्तर है, ठीक है, दृढ़ पटल सबसे बाहरी स्तर है। अब दूसरा भाग अपन पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रक्तक पटल। रक्तक पटल, इस रक्तक पटल को अपन कोरोइड स्तर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोरोइड स्तर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको कोरोइड स्तर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये कोरोइड स्तर है, इसकी विशेषता है कि ये मध्य स्तर है। सबसे पहले विशेषता ये बताओगे, ये मध्य स्तर होता है और इसमें रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। इसमें क्या होगा? रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है, यानी इसमें ये ऐसे ब्लड वेसल्स होती है, तब इसका नाम पड़ गया रक्तक पटल, यानी इसमें रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है।
कि इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती है, कुछ पिगमेंट सेल्स भी होती हैं, काले रंग की, भूरे रंग की और नीले रंग की। काले, भूरे और नीले रंग की 3 तरह की आपको क्या होती है, इसमें पिगमेंट कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण काले रंग का हो सकता है कोई व्यक्ति की आंखें, किसी की भूरे रंग की हो सकती है, किसी की नीले रंग की हो सकती है। तो इसमें रंगा, कुछ विशेष प्रकार की रंगा कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये रक्त को रंग देती विशेष। अब इसके बाद ये है कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया है, दृढ़ पटल का भाग। अब ये रक्तक पटल है, इसका ये भाग यहाँ से आगे से थोड़ी क्या होती है, मोटी हो जाती है, यहाँ से ये थोड़ी मोटी हो जाती है, यहाँ से पतली पतली है, लेकिन यहाँ पे ये जैसे ये मोटी हो गई, क्या हो गई, मोटी हो गई, उबार बन गया, ठीक है। अब ये जो अपन कह रहे हैं, ये रक्तक पटल है, ये कॉर्निया के साथ नहीं जाकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये रक्तक पटल है, वो कॉर्निया के साथ नहीं जाकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। ये रक्तक पटल इधर कॉर्निया के साथ नहीं गई और थोड़ी अंदर मुड़ गई, और अंदर मुड़ के पंख जैसी संरचना बनाई है, उसको कहते हैं आइरिस। उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। आइरिस या इसको कहते हैं कि एक तरह से ये क्या हुआ कि रक्तक पटल थी, वो इस कॉर्निया के साथ नहीं गई, रक्तक पटल इस कॉर्निया के साथ नहीं गई और अंदर की ओर मुड़ गई और एक संरचना बनाई, उसको अपन ने कह दिया आइरिस। दोनों आइरिस के बीच में एक छेद होता है, जिसको अपन कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल, या अपन उसको पुतली कहते हैं। दोनों आइरिस के बीच में एक छेद होता है, जिसको अपन कहते हैं प्यूपिल। अब ये जो आइरिस है, इसका आधार भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, आइरिस का आधार भाग थोड़ा मोटा हुआ होता है, या आइरिस का आधार भाग थोड़ा मोटा है, उसको अपन कहते हैं सिलियरी काय। उसको क्या कहते हैं, सिलियरी काय के नाम से जानते हैं। और सिलियरी काय के ऊपर छोटे छोटे ऐसे उभार होते हैं, सिलियरी काय के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें कहते हैं सिलियरी पर्वल, जिनको किस नाम से जाना जाता है, सिलियरी पर्वल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिलियरी पर्वल होते हैं, इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मांसपेशियां निकलती हैं, ऐसे छोटी छोटी मांसपेशियां निकलती हैं, उनको कहते हैं नीलंबक स्नायु। उनको किस नाम से जाना जाता है, नीलंबक स्नायु के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं, लेंस को धारण करते हैं। ये नीलंबक स्नायु क्या करते हैं, लेंस को धारण करते हैं, यानी लेंस इनसे जुड़ा होता है। इस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप किसी की आंखें ऐसे देख रहे हो तो आप देखोगे ये ऐसे आपको बीच बीच में ये संरचना दिख रही है, ये बीच बीच में संरचना क्या है, आइरिस है। ये बीच बीच में संरचना क्या है, ऐसे इस तरह से ये बीच में आपको काले काले रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है या भूरे रंग का दिखता है, ये आपको आइरिस दिखाई देता है। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उस छेद को अपन कहते हैं पुतली या प्यूपिल या तारा। इसका नाम होता है तारा या पुतली और इसका नाम होता है उपतारा। अब ये बीच में क्या है, ये बीचों बीच में एक छिद्र है जिसका नाम है पुतली, और ये आइरिस है, ये क्या है, ये कैमरे के डायाफ्राम की तरह कार्य करती है। कितना प्रकाश अंदर आएगा लेंस के ऊपर, उसका नियंत्रण कौन करता है, आइरिस करता है। ये सवाल आता है, नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है, नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डायाफ्राम की तरह कार्य करता है, तो आपको बताना है आइरिस करता है, ठीक है। ये नेत्र में प्रकाश है उसके प्रवेश का नियंत्रण करता है। इसकी मांसपेशियां होती है, उसमें संकुचन और शीतलन होता है, और ये क्या करता है, नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी ये पुतली संकुचित होती है और पुतली शिथिल होती है, उसके अनुसार क्या होता है, प्रकाश का प्रवेश होता है। तो आपसे जैसे पूछा कि इस रक्तक पटल के बारे में बताओ, तो रक्तक पटल के बारे में आप बताओगे मध्य स्तर है, इसमें रक्त केशिकाओं का घना जाल है, इसमें रंगा कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण काला, भूरा या नीला रंग होता है। फिर उसके बाद आपको बताना आइरिस भाग है, सॉरी ये रक्तक पटल है, ये इस कॉर्निया के साथ नहीं जाकर अंदर की ओर मुड़ जाती है, और मुड़े हुए भाग को अपन कहते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में छिद्र होता है, जिसको अपन कहते हैं पुतली या प्यूपिल। आइरिस का आधार भाग फूला हुआ होता है, उसको कहते हैं सिलियरी काय। आइरिस का आधार भाग फूला हुआ होता है, उसको कहते हैं सिलियरी काय। और इस सिलियरी काय पर छोटे छोटे पर्वत होते हैं, जिनको कहते हैं सिलियरी पर्वत।
और इनसे छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिनको कहते हैं निलंबक स्नायु। ये लेंस को क्या करते हैं, धारण करते हैं और लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करते हैं। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल जो आपको कम बुक्स में मिलता है कि ये जो ये रक्तक पटल है, इसके भीतर की ओर एक चांदी की परत होती है। रक्तक पटल के भीतर की ओर एक चांदी की परत होती है। उस चांदी की परत का नाम होता है टैपिटम ल्यूसिडियम। टैपिटम ल्यूसिडियम, टैपिटम ल्यूसिडियम। इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है गुआनिन। इसमें एक वर्णक है जिसका नाम है गुआनिन। अब ये जिन जंतुओं में ये परत होगी, जिन जंतुओं में ये परत होगी, उनकी आंखें अंधेरे में चमकेगी। जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरी, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये टैपिटम ल्यूसिडियम परत है, इसमें गुआनिन वर्णक उस प्रकाश का परावर्तन करेगा और उसकी आंखें चमकती दिखाई देगी। जैसे कुत्ता है, उसकी आंखें रात को चमकती हैं। बिल्ली है, उसकी आंखें रात को चमकती हैं। गाय है, उसकी आंखें रात को चमकती हैं, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर ये टैपिटम ल्यूसिडियम की परत है। ये रक्तक पटल के भीतर की ओर एक परत होती है जिसका नाम होता है टैपिटम ल्यूसिडियम। टैपिटम ल्यूसिडियम में एक वर्णक होता है गुआनिन। गुआनिन के कारण उनकी आंखें क्या होती हैं, अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये सवाल कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ जंतुओं की आंखें अंधेरे में चमकती हैं, उसका कारण क्या है, टैपिटम ल्यूसिडियम। ये नाम आपको याद रखना है। टैपिटम ल्यूसिडियम परत में कौन सा वर्णक होता है, गुआनिन वर्णक होता है, जो अंधेरे में लाइट का वापस इमिशन करता है, जिसके कारण उनकी आंखें अंधेरे में क्या होती हैं, चमकती हैं। ये ध्यान रखना अपने को। तो अपन मानो नेत्र गोलक की संरचना पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने दृढ़ पटल है उसके बारे में पूरी संरचना पढ़ ली है। दृढ़ पटल के बारे में आपको पूरा बता दिया है। फिर अपन ने जो रक्तक पटल है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब अपन तीसरी परत पढ़ रहे हैं जिसको अपन कह रहे हैं दृष्टि पटल। क्या कह रहे हैं, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का दूसरा नाम होता है रेटिना। दृष्टि पटल का दूसरा नाम होता है रेटिना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह बनता है कि इन तीनों पटल में से कौन सी परत पर प्रतिबिंब बनता है, कौन सी परत पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आपको बताना है सदैव रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये चीज ध्यान रखना है। इतना बड़ा आदमी तो आ नहीं सकता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब नेत्र के कौन सी पटल पर बनता है, दृष्टि पटल पर, जिसको कहते हैं रेटिना। अब ये रेटिना सबसे भीतरी परत है। रेटिना सबसे भीतरी परत है। इसमें 4 परतें होती है। सबसे पहली होती है घनाकार उपला कोशिकाओं की परत। सबसे पहली परत होती है घनाकार उपला कोशिका की परत, जिसको अपन कहते हैं रंगा स्तर। सबसे पहली परत है घनाकार उपला कोशिका की परत, जिसका नाम होता है रंगा स्तर। इसमें मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये इस तरह से ये परत है। फिर इसके बाद दूसरा है शंकु और शलाका स्तर। दूसरे स्तर का नाम होता है शंकु और शलाका स्तर। दूसरे स्तर का नाम है शंकु और शलाका स्तर। शंकु होते हैं, ये शंकुआकार आकृति के होते हैं। ये शंकु इस तरह से ये शंकुआकार आकृति के होते हैं। ठीक है। ये भी रूपांतरित तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और शलाका ये मुग्धाकार होती है। शलाका इस तरह से ये मुग्धाकार होती है। ठीक है। ये शलाका है और ये शलाका है। शलाका इस तरह से मुग्धाकार आकृति की होती है और शंकु शंकुआकार होते हैं। ये शलाका है, ये शलाका है। ये क्या है, शलाका है। इस तरह से शंकुआकार शंकु हो गया। ये शलाका और शंकु इस तरह। फिर उसके बाद रूपांतरित द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है, जिसमें एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होता है। उसको कहते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तीसरा स्तर है जिसका नाम होता है द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर। ये एक हो गया डेंड्रॉन, एक हो गया एक्सॉन। एक हो गया डेंड्रॉन, एक हो गया एक्सॉन। द्विध्रुवीय तंत्रिका मतलब जिसमें एक डेंड्रॉन होता है
और एक एक्सॉन होता है। ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसमें एक डेंड्रॉन हो और एक एक्सॉन हो उसको कहते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये अपने कान में भी थी और यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें एक्सॉन है। फिर उसके बाद अगला स्तर है, ये तीसरा स्तर है जिसका नाम है द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर। द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर तीसरा स्तर है जिसका नाम है द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्तर है जिसमें बहुत ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं आती है, जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होता है। बहुत सारे ऐसे डेंड्रॉन होंगे और एक एक्सॉन होगा। बहुत सारे ऐसे डेंड्रॉन्स होंगे और एक एक्सॉन होगा। इसका नाम होगा गुच्छिकी स्तर। क्या होगा? गुच्छिकी स्तर होगा। ये गुच्छिकी स्तर है। ये इस तरह से गुच्छिकी स्तर है। इन सब के एक्सॉन मिलकर क्या होते हैं? एक तंत्रिका बनाते हैं। तो 4 स्तर के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे बाहर जो स्तर है उसका नाम है रंगा स्तर। फिर दूसरा क्या है? शंकु और शलाका स्तर। तीसरा है द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर और चौथा है गुच्छिकी स्तर। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में कैसी तंत्रिकाएं होती हैं? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं होती है। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होगा, उसको कहेंगे द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। और बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका किसमें होती है? बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका आपको बतानी है गुच्छिकी स्तर में होती है। ये गुच्छिकी स्तर में बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन हो, जिसमें बहुत सारे डेंड्रॉन हो और एक एक्सॉन हो, उसको क्या कहते हैं? बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से गुच्छिकी स्तर, द्विध्रुवीय तंत्रिका स्तर, शंकु और शलाका स्तर, रंगा स्तर। अब ये इस गुच्छिकी स्तर के सब एक्सॉन मिलते हैं। गुच्छिकी स्तर के सब एक्सॉन मिलते हैं और एक तंत्रिका बनाते हैं, उसको कहते हैं दृक् तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका। कि ये सब गुच्छिकी स्तर के ये एक्सॉन मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे? एक तंत्रिका बनाएंगे जिसका नाम होगा दृक् तंत्रिका। ये दृष्टि ज्ञान के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, अब ये जो शंकु और शलाका स्तर है इसमें अपन अंतर पढ़ेंगे। ये भी क्या होती हैं? संवेदी कोशिकाएं होती हैं प्रकाश और रंगों के प्रति। फिर ये द्विध्रुवीय तंत्रिका है, ये इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन होता है। फिर ये गुच्छिकी स्तर है, इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होते हैं और इन सब के एक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं? ये शंकु और ये दृक् तंत्रिका बनाते हैं जो नेत्र से बाहर जाती है। ठीक है, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें दृष्टि पटल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्तर की विशेषता क्या है? इसमें प्रतिबिंब बनता है उल्टा, छोटा और पास्तिक। प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील, प्रकाश के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। यानी प्रकाश सबसे पहले इस स्तर से टकराता है। कौन से स्तर से टकराता है? ये सबसे अंदर की तरफ होती है। सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? ये वाली। फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर, फिर इसके अंदर ये, फिर उसके बाद आता है अपने रक्तपटल, फिर आता है दृष्टि पटल। ये अपने को सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो अब अपन जो ये दृष्टि पटल पढ़ रहे हैं, रेटिना पढ़ रहे हैं, उसमें एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, परीक्षा में आता है कि शंकु और शलाका में 4 अंतर लिखो। शंकु और शलाका में 4 अंतर लिखो। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि शंकु और शलाका में 4 अंतर लिखो। तो शंकु शंकुआकार आकृति के होते हैं। सबसे पहले अपन बताएंगे शंकु शंकुआकार आकृति के होते हैं और शलाका मुग्धाकार आकृति की होती है। कैसी आकृति की होती है? मुग्धाकार। यानी अपन कहते हैं खंबे जैसी आकृति की होगी, रोड शेप की होगी। कैसी होगी? रोड शेप की होगी। इस तरह से ये मुग्धाकार, जैसे हनुमान जी का गोटा होता है और अपन ने देखा होगा, और ये शंकुआकार होती है, इस तरह की ये होती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब ये अपन कह रहे हैं शंकु होते हैं, उनकी संख्या लगभग 65 लाख होती है, यानी 65 मिलियन होती है। और शलाका की संख्या 115 लाख होती है। कितनी होती है? 115 लाख। इसका मतलब शलाका ज्यादा होती है। शलाका क्या होती है? ज्यादा होती है। अब शंकु होते हैं, ये रंगों में विभेद करते हैं। ये किस में विभेद करते हैं? रंगों में विभेद करते हैं। ये रंगों में विभेद करते हैं और तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करते हैं। जो तीव्र प्रकाश होता है उसमें देखने में सहायता करते हैं। ठीक है,
और ये जो सलाका है, ये सलाका क्या करती है, मंद प्रकाश में देखने में सहायता करती है, ये मंद प्रकाश में देखने में सहायता करती है और रंगों में विभेद करने में ये सहायता नहीं करती है। इसके अंदर एक वर्णक होता है रोडॉप्सिन, इसके अंदर एक वर्णक होता है रोडॉप्सिन। ये क्या होता है, रोडॉप्सिन वर्णक होता है, वो एक्चुअली में टूटता है और क्या करता है, अंधेरे में देखने में सहायता और उजाले में देखने में सहायता करता है। तो रोडॉप्सिन वर्णक के कारण क्या होता है, मंद प्रकाश में दिखाई देता है। इसके अंदर रंगों में विभेद करने के लिए 3 तरह के वर्णक होते हैं। एक का नाम होता है आयोडोप्सिन, एक का नाम होता है आयोडोप्सिन, ठीक है। पहला कौन सा होगा, इसमें आयोडोप्सिन होगा रंगों में विभेद करने के लिए। इसके अलावा इसमें 3 तरह के शंकु पाए जाते हैं। 3 तरह के शंकु में आप बताओगे, सबसे पहला शंकु होता है इरिथ्रोलैब, सबसे पहला शंकु होता है इरिथ्रोलैब प्रकार का, दूसरा होता है साइनोलैब प्रकार का और तीसरा होता है क्लोरोलैब प्रकार का। तो 3 तरह के इसमें क्या होते हैं, शंकु पाए जाते हैं। अगर तीव्र प्रकाश में देखना है तो आयोडोप्सिन काम आएगा और इसके अलावा रंगों में विभेद करना है तो इसमें 3 तरह के शंकु होते हैं, क्लोरोलैब, इरिथ्रोलैब और साइनोलैब। ये क्लोरोलैब होता है, ये हरे रंग में विभेद करने में सहायता करता है, इरिथ्रोलैब होता है वो लाल रंग में सहायता करता है और साइनोलैब नीले रंग में सहायता करता है। यदि किसी के अंदर वर्णांतता है तो इसका मतलब उसमें क्या है कि लाल और हरे रंग में अंतर नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर क्लोरोलैब या इरिथ्रोलैब दोनों में से कोई एक वर्णक होगा, वो नहीं बनेगा। तो शंकु और सलाका में आपसे अंतर पूछा तो ये शंकु शंकुआकार है, सलाका मुक्ताकार है। शंकु 65 लाख है, सलाका 115 लाख है, यानी ज्यादा कौन है, सलाका है। ये इसका मोटा आकार है तो ये छोटी होगी, संख्या में कम होगी, जगह कम घेरेगी। तो ये संख्या में क्या होगी, ये जगह ज्यादा घेरेगी तो संख्या में कम हो जाएगी। फिर ये रंगों में विभेद करती है, ये रंगों में विभेद नहीं करती है, ये तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करती है, ये मंद प्रकाश में देखने में सहायता करती है। इसमें रोडॉप्सिन वर्णक होता है जो मंद प्रकाश में देखने में सहायता करता है। इसमें आयोडोप्सिन वर्णक होता है जो तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करता है। इसमें रंगों में विभेद करने के शंकु 3 तरह के होते हैं, क्लोरोलैब, इरिथ्रोलैब और साइनोलैब। क्लोरोलैब हरे रंग को पहचानने में सहायता करता है, इरिथ्रोलैब लाल रंग को सहायता करता है पहचानने में और साइनोलैब नीले रंग को पहचानने में सहायता करता है। अब शंकु है, उस शंकु पे एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि मुर्गी के अंदर केवल क्या होते हैं, मुर्गी के अंदर केवल शंकु होते हैं, मुर्गी के अंदर केवल शंकु होते हैं, सलाका का अभाव होता है। मुर्गी के अंदर सलाका का अभाव होता है, इसलिए मुर्गी दिन को देख सकती है, रात को अंधेरे में नहीं देख सकती है क्योंकि उसमें सलाका नहीं है। इसलिए मुर्गी रात होते ही सो जाती है या अपनी विश्राम अवस्था में चली जाती है क्योंकि उसमें केवल शंकु है जो तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करते हैं, सलाका नहीं है। उल्लू के अंदर केवल क्या है, उल्लू के अंदर केवल सलाका है, शंकु नहीं है, इसलिए वो दिन के समय नहीं देख सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सलाका मध्य प्रकाश में देखने में सहायता करती है। आप जैसे एकदम बार प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे दिखाई देता है क्योंकि सलाका के अंदर रेटिनिन ऑप्सिन के साथ क्रिया करता है। जो रेटिनिन होता है वो ऑप्सिन के साथ क्रिया करता है और रोडोप्सिन बनाता है। जितना समय रोडोप्सिन बनने में लगेगा, जितना समय रोडोप्सिन बनने में लगेगा उतने समय तक आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही रोडोप्सिन बनेगा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप वापस जाओगे, वापस ये रोडोप्सिन रेटिनिन ऑप्सिन में टूटेगा और आपको दिखाई देने में कुछ समय लगेगा। ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन ये इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। एक बनता है अंध बिंदु किसे कहते हैं, अंध बिंदु किसे कहते हैं, एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल नेत्र का कौन सा भाग है जहां सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं, ये नेत्र है, इसका ये सबसे बाहर वाला भाग है दृढ़ पटल और ये वाला भाग इसको अपन क्या कह रहे हैं, कॉर्निया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कॉर्निया। इस तरह से ये दृढ़ पटल और कॉर्निया हो गया। फिर इसके अंदर की तरफ अपन ने पढ़ा ये रक्तक पटल है, ये रक्तक पटल है और ये सिलेरी काय है, ये आइरिस है, ये सिलेरी काय है और ये आइरिस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है, ये इस तरह से नीलमक स्नायु है, ये नीलमक स्नायु होते हैं, ये लेंस से जुड़े होते हैं।
लेंस उभया उत्तल होता है, उभया उत्तल होता है। कैसा होता है? उभया उत्तल। ये ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है लेंस किस तरह का होता है। तो लेंस तंतु में संयुज ऊतक का नहीं बन के अपन कहेंगे संयुज ऊतक का बना होता है, पतला होता है, पारदर्शी होता है और उभया उत्तल होता है। यानी आपको डायग्राम में दिख रहा है उत्तल है। कैसा है? उत्तल है, दोनों ओर से उत्तल है, इसलिए उभया उत्तल है। ठीक है। अब लेंस की विशेषता ये है कि लेंस पारदर्शी होता है, लेकिन मोतियाबिंद बीमारी में आपने देखा होगा लेंस के ऊपर एक सफेद रंग का तरल पदार्थ जमा हो जाता है आयु बढ़ने के साथ, जिसके कारण उसको दिखाई नहीं देता है। अब ये जो लेंस है इसके बाद में अपन इसमें मेन अपना टारगेट ये है कि इसमें दो आपको काचाप कक्ष और जलीय कक्ष दिखाई देते हैं। नेत्र में दो खाली जगहें होती है, नेत्र में दो खाली स्थान होते हैं। ये लेंस और रेटिना के बीच में सबसे भीतरी परत है जिसका नाम है रेटिना, सबसे भीतरी परत है जिसका नाम होता है रेटिना। रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच जो ये इस खाली जगह है इसका नाम होता है काचाप कक्ष। इसका नाम क्या होता है? काचाप कक्ष। और इसमें एक काचर द्रव्य भरा होता है, इसमें क्या होता है? काचर द्रव्य भरा होता है। ये काचर द्रव्य होता है, ये भरा होता है। अब ये क्या है? ये लेंस है और ये कॉर्निया है। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो खाली स्थान है उसमें एक गुहा होती है, उसका नाम होता है जलीय कक्ष। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जलीय कक्ष किस किस के बीच होती है? लेंस और कॉर्निया के बीच। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली स्थान है उस खाली स्थान का नाम होता है जलीय कक्ष। इसमें तेजो जल भरा होता है। इसमें कौन सा जल भरा होता है? तेजो जल भरा होता है। और इसमें कौन सा द्रव्य भरा होता है? काचर द्रव्य भरा होता है। ठीक है। ये अपने को दो लिक्विड के नाम याद रखने हैं और कक्ष की पोजीशन याद रखनी है। सवाल सीधा पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दो अर्ध भागों में बटा हुआ है? ये अर्ध भागों में बटा हुआ है आरिस द्वारा। जलीय कक्ष इधर और इधर बट गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता आप बताओगे, लेंस के नेत्र के बीचों बीच एक अक्ष गुजरती है, उसको कहते हैं दृष्टि अक्ष। लेंस, ये जो नेत्र है इसके बीचों बीच एक अक्ष गुजरती है, उसका नाम होता है दृष्टि अक्ष। क्या होती है? दृष्टि अक्ष। यहाँ पर रेटिना पतले कलर का बिल्कुल पतला होता है। यहाँ पर रेटिना पतला होता है। यहाँ रेटिना कैसा होगा? पतला होगा। और इसमें यहाँ पे एक गर्त पाया जाता है। इसके बीचों बीच में क्या होता है? एक ऐसे गर्त होता है। ये अपन कहेंगे पतला होता है और इसको अपन कहते हैं मैक्यूला लूटिया। क्या कहते हैं? मैक्यूला लूटिया के नाम से जानते हैं, मैक्यूला लूटिया। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मैक्यूला लूटिया भाग में बनता है। ये जैसे अपन देख रहे हैं ये नेत्र है, इसके बीचों बीच एक अक्ष गुजरती है, उसको कहते हैं दृष्टि अक्ष। क्या कहते हैं? दृष्टि अक्ष। दृष्टि अक्ष पर क्या होता है? रेटिना थोड़ा पतला होता है क्योंकि यहाँ पर केवल शंकु पाए जाते हैं और यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसका नाम होता है मैक्यूला लूटिया। इस तरह इसको कहते हैं मैक्यूला लूटिया। ये मैक्यूला लूटिया है, ये इस तरह इसका नाम हो गया, रेटिना का नाम हो गया मैक्यूला लूटिया। इस तरह से इस मैक्यूला लूटिया के बीचों बीच में जो गड्ढा होता है उसको कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। उसको क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रलिस। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। यहां से सवाल पुटअप होता है। सवाल ऐसे आता है कि नेत्र के बीचों बीच से एक अक्ष गुजरती है, उसको दृष्टि अक्ष कहते हैं। वहां पर रेटिना पतला होता है। इस पतले स्तर को क्या कहते हैं? मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया के बीच में एक गर्त होता है, उसको कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। यहां पर पाए जाते हैं केवल शंकु, केवल शलाका, शंकु और शलाका दोनों, और शंकु और शलाका दोनों का अभाव। तो आपको बताना यहाँ पर केवल शंकु पाए जाते हैं। ये प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि मैक्यूला लूटिया में क्या पाए जाते हैं? केवल शंकु पाए जाते हैं। इसको अपन पीत बिंदु भी कहते हैं। इसका नाम होता है येलो स्पॉट। इसको पीत बिंदु भी कहते हैं मैक्यूला लूटिया को। अब इसके बाद इसमें क्या होता है? नेत्र का एक भाग होता है जहां से ये द्रव तंत्रिका बाहर निकलती है। नेत्र का एक भाग होता है जहां से द्रव तंत्रिका बाहर निकलती है, उसको अपन कहते हैं, ये नेत्र का एक भाग है जहां से द्रव तंत्रिका बाहर निकलती है, उसको अपन कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। जहां से
ये दृक तंत्रिका बाहर निकलती है उसको अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्यों? यहाँ पर ना शंकु होते हैं ना यहाँ शलाका होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये दो सवाल बनते हैं कि प्रतिबिंब नेत्र के कौन से भाग में नहीं बनता है? अंध बिंदु में प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां पर शंकु और शलाका नहीं होते हैं, और जहां से दृक तंत्रिका बाहर निकलती है उस नेत्र के भाग को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। और प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट कहाँ बनता है? सर्वाधिक स्पष्ट बनता है मैक्युला लूटिया में। क्यों बनता है? क्योंकि वहां केवल शंकु होते हैं और ये पतला होता है, पीले रंग का होता है, इसलिए इसको पीत बिंदु कहते हैं। और इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रलिस के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एक सवाल पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे? तो मैं आपको एक तरीका बता दूं। दूर मतलब होता है 2 अक्षर और निकट मतलब है 3 अक्षर। तो 2 का 3 और 3 का 4, ये आपको याद रखना है। निकट तो 4 अक्षर है अवतल और दूर उत्तल, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा दूर दृष्टि दोष, आप आगे बढ़ जाओगे उत्तल, निकट दृष्टि दोष आप आगे बढ़ जाओगे उत्तल। 2 का 3 का 4, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। परीक्षा में सवाल आता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, अपन तुरंत उत्तर भर देते हैं अवतल। और दूर दृष्टि दोष में अपने को कौन सा लेंस लगाना चाहिए, अपन तुरंत उत्तर भर देते हैं उत्तल। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अपन कहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उत्तल अवतल में वो खेल शुरू कर देते हैं और कई बार उत्तर गलत भी भर के आ जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि उत्तल बढ़ेगा। अब इसमें सवाल ये है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? नाम है उसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु साफ दिखेगी, निकट की वस्तु साफ दिखेगी। निकट की वस्तु क्या दिखेगी? साफ। और दूर की वस्तु क्या दिखेगी? साफ नहीं दिखेगी। नाम का उल्टा है और दूर दृष्टि दोष में उल्टा हो जाएगा। दूर की साफ दिखती है, क्या होती है? दूर दृष्टि दोष है, दूर की साफ दिखेगी और निकट की अस्पष्ट दिखेगी। ठीक है। अब सवाल आपसे पूछा कि भाई ये जैसे इस व्यक्ति को मानो निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें प्रतिबिंब पहले बढ़ेगा बाद में बढ़ेगा? तो नेचुरल सी बात है, अपन लेंस कौन सा लगा रहे हैं? अवतल। कौन सा लगा रहे हैं? अवतल। अवतल का काम होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब जो पहले बन रहा है, जो प्रतिबिंब पहले बन रहा है उसको क्या करता है? फैलाता है, और प्रतिबिंब होता है उसको बाद में बना देता है। तो इस तरह से इसका काम होता है कि प्रतिबिंब नेत्र रेटिना से पहले बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए अपन कौन सा लेंस लगा रहे हैं? अवतल, ताकि ये प्रकाश की विकिरणों को फैला दे और रेटिना पर प्रतिबिंब बना दे। ये इसमें ध्यान रखना लॉजिक। और इसमें आपको बताना है ये प्रतिबिंब क्या है? रेटिना के पीछे बन रहा था। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? रेटिना के पीछे बन रहा था। ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा था। जैसे आपने उत्तल लगाया, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा और प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना पर। दोनों आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। अवतल मतलब फैलाने वाला, उत्तल मतलब एकत्रीकरण करने वाला। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा था, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था। तब अपन ने क्या है? अवतल लेंस लगाया, इसमें उत्तल लेंस लगाया। ये ध्यान रखना अपने को, बाकी अपने को कुछ याद नहीं रखना है। अब जरा दृष्टि दोष पूछा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष में वही तरीका है 3-4, यानी ऊपर उत्तल और नीचे अवतल। यानी आयु बढ़ने के साथ ना निकट का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो इस चश्मे में ऊपर कौन सा लेंस लगेगा? ऊपर आपको बताना है, पहले गिनती में 3 आता है, ऊपर उत्तल लगेगा और नीचे कौन सा लगेगा?
अवतल लगेगा। ये अपने लॉजिक याद रखना है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष मतलब ना आयु बढ़ने के साथ, बुढ़ापा आने के साथ, ना दूर का साफ दिखता ना निकट का, तो ऊपर लगेगा उत्तल और नीचे लगेगा अवतल।